Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. As you know guys, nowadays I'm uploading videos regarding T.S. Eliot and we have discussed T.S. Eliot as a critic. We discussed tradition and individual talent thoroughly and then we discussed about metaphysical poetry or poets, and today's lecture is about T.S. Eliot as a critic. हम लोग इसे थॉरली डिस्कस करेंगे और उन सब पॉइंट्स को अपने सामने रखेंगे जो कि हमें एज अ क्रिटिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए उसमें हमें जिस हिसाब से इसको लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टी.एस. एलियट के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको एज अ क्रिटिक डिफ़ाइन करना है, उसमें सबसे पहले आप बताओगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशंस. उन्होंने बताया कि जैसा ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, फिर मेटाफिज़िकल पोइट्स को उन्होंने एडमायर भी किया और फिर कुछ मिल्टन और ड्राइडन के बारे में उन्होंने कहा कि जी इनकी लैंग्वेज तो अच्छी है लेकिन इनकी पोइट्री में सोल क्रिएट नहीं होती. फिर आपको थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी जो उन्होंने बताया कि इमोशंस और पैशंस को साइड पे रख के अपने काम को लिखना चाहिए एक पोइट को. फिर उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पे बात की. ये सब चीज़ें हमें एज अ क्रिटिक डिस्कस करनी है. उससे पहले आप तो इम्पॉर्टेंट इनके जो भी हैं लिटरेरी वर्क्स उनको आपको बताती चलूँ. साथ साथ जो पोइम्स हैं इनमें द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, बट द वेस्टलैंड cannot be neglected as it was written in 1922. वेस्टलैंड जो है बहुत अहमियत की हामिल है. और इसी तरह पोइट्रिक ड्रामाज में मर्डर इन द कैथेड्रल जो है ये बहुत फेमस हुआ. इनका कॉकटेल पार्टी, एल्डर स्टेट्समैन, द फैमिली रीयूनियन और कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये सब इनके ड्रामेटिक वर्क्स हैं. और अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसमें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है और जो कि बहुत अहमियत का हामिल है. फिर उसके बाद इन्होंने पोइट्री एंड ड्रामा, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फिर इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट्स पे इन्होंने लिखा ऐसे जो कि जिसमें इन्होंने एडमायर भी किया और क्रिटिसाइज़ भी किया. एडमायर उनको किया जिनमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी पाई जाती थी और डिसलाइक उन्हें किया जिनमें डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पाई जाती थी. यानी दो चीज़ों को इस तरह मिलाना कि उसका कोई दुख ही ना बने तो उसको डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहेंगे. और ऐसे जैसा डॉन डाइन की पोइट्री को उन्होंने एडमायर किया क्योंकि वो पोइट्री में कंपैरिजन अगर लेकर आता था तो उसको आपस में इस तरह सिमुलेट करता था कि उनकी बहुत अच्छी एक पेयर उनका बन जाता था जो कि समझ आ जाता था. और फिर साथ है जी उन्होंने क्रिटिकल वर्क्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, ऑन द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और एंड ऑथर्स एंड देयर वर्क्स. क्योंकि क्रिटिसाइज़ किया ना उन्होंने ऑथर्स को, उनके वर्क, जैसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स बाय शेक्सपियर्स का लिखा हुआ जो हैमलेट था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया. और 1919 में उन्होंने लिखा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. अब स्टार्ट करते हैं इनका क्रिटिसिज्म एज अ क्रिटिक. इनको ओपनली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन. उन्होंने इस चीज़ को यानी ऑफिशियल डिक्लेयर किया कि वो लिटरेचर में क्लासिस्ट हैं, रॉयलिस्ट हैं पॉलिटिक्स में और एंग्लो कैथोलिक हैं रिलीजन में. ये यानी चीज़ उन्होंने वाजिया कर दी लोगों के सामने. नोशंस ऑन अ रिलीजन यानी रिलीजन का जो तस्वुर है, जो नोशंस हैं, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर इनडिस्टिंग्विशेबल. और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू क्रिटिसिज्म. वो पोइट भी थे, प्ले राइट भी थे, ऐसे राइट भी थे और क्रिटिक भी थे. लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट उनको क्रिटिसिज्म में एज अ क्रिटिक देखा जाता है क्योंकि उनका क्रिटिकल वर्क ऐसा था. उनको यानी वो क्रिटिक ऐसे थे कि लेमन स्क्विजिंग उनको क्रिटिक बोला जाता था कि बिल्कुल निचोड़ के हर चीज़ सामने रख देते थे. अगर कोई किताब पढ़ते थे तो उसका कत्ता सत्ता आपके सामने खोल के रख देते थे कि क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, सब वो आपको बता देते थे. इसलिए उनको एज अ क्रिटिक जो है 20th सेंचुरी में यानी मॉडर्न एज में उनको क्रिटिक बहुत
एडमायर करते हैं और उनको एज ए क्रिटिक बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हिज क्रिटिकल वर्क चेंज द कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, यानी उन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री में ये लिटरेरी हिस्ट्री में क्रिटिक एज ए क्रिटिक अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल की और उन्हें बहुत ज़्यादा पहचाना जाने लगा। क्रिटिसिज्म शुड बी ऑब्जेक्टिव, उनका कहना था कि क्रिटिसिज्म जो है उसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्रिटिक हैज़ अ रोल टू रिव्यू द पास्ट ऑफ लिटरेचर एंड सेट द पोइट्स एंड पोइम्स इन ऑर्डर। और उन्होंने ये कहा कि ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। एक पोइट जो है उसको अपनी पोइम्स को ऑर्डर में लाने के लिए पास्ट लिटरेचर को, डेड पोइट्स को, प्रीडिसेसर्स को पढ़ना चाहिए। अच्छा, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्स एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशंस, यूनिफिकेशन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इन सब को, क्योंकि ये सब आपको अपने जहन में रखना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है लाइन टू लाइन याद करना, कोई याद कर भी नहीं सकता। तो आपको ये जो मेन पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जो हेडिंग्स हैं, उनको आप अपने जहन में रखिए और फिर उससे रिलेटेड आप अगर प्रीवियस लेक्चर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कुछ सेम तकरीबन बातें हैं जो बार बार मॉडिफाई होकर आपके सामने लाई जाती हैं। तो सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, इन जो भी कॉन्सेप्ट्स उसने दिए हैं उसको अपने जहन में रखिए एज ए क्रिटिक और फिर उसको अपने क्वेश्चन में एलाबोरेट कर दीजिए। मेटाफिजिकल पोइट्स को उन्होंने एडमायर भी किया, डिसलाइक भी किया। तो हम देखते हैं कि किस तरह हमें इसको लेकर आगे चलना है। Renewal of interest in metaphysical poetry which was neglected for a long time. मेटाफिज़िकल पोइट्री को नेगलेक्ट किया जा रहा था काफ़ी अरसे से। अच्छा, उन्होंने एडमायर इसलिए किया कि ये कोई आम बात नहीं है मेटाफिज़िकल पोइट्री करना। जॉन डन जो थे वो बहुत लाइक पोइट थे। उन्होंने ऐसी चीज़ों के कंपैरिजन हमारे सामने पेश किए जो कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो एडमायर उन्होंने इसलिए किया कि अगर तो उसमें सेंस क्रिएट होती है, अगर तो वो मेटाफिज़िकल पोइट आपको अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देता है, तो उसमें तो वो उसकी पोइट्री में तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, तो वो आपको समझ भी आ जाएगी। लेकिन अगर वो इस चीज़ को आपके सामने लाने में नहीं, यानी उसको कामयाबी नहीं मिलती इस चीज़ में, अगर वो इसमें नाकाम हो जाता है, तो वो फिर एक अच्छा पोइट नहीं है, ना ही उसको मेटाफिज़िकल पोइट होना चाहिए। Argues metaphysical poetry to be the continuation of a great tradition। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि जो हैं मेटाफिजिकल पोइट उनको यानी डिस्क्रेस किया था। उन्होंने कहा था कि हेट्रोजीनियस आइडियाज़ यॉक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, यानी एक दो चीज़ों को इस तरह आपस में जोड़ना कि कोई कंपैरिजन ही ना बने, जान के एक दूसरे के साथ ठूंस कर उसको यानी ब्लेंड कर देना, तो वो चीज़ सही नहीं है। मेटाफिजिकल पोइट्स फेल टू यूनाइट डिसिमिलर आइडियाज़ इनटू अ सिंगल होल, यानी डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि दो चीज़ों को, दो डिसिमिलर आइडियाज़ को जोड़ देना, जिस तरह जॉन डन ने यानी मियाँ बीवी को कंपस के साथ जोड़ा था, इसी तरह वो जो डॉक्टर जॉनसन है इनडायरेक्टली जॉन डन को ही कंडेम कर रहा है कि देखो इस तरह दो चीज़ों को आपस में जोड़ना ये कहाँ का यानी कहाँ की पोइट्री हो गई, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसने उसको डिसलाइक किया। Too much analysis and dissection of particular emotional situations, invention, use of conceits, nature and art ransacked for illustration। यानी जो डॉक्टर जॉनसन की ये जो 3-4 बातों से हमें पता लगता है कि उसने इसको डिस्ट्रैक्ट किया। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ क्रिटिक जब आप उसे डिस्कस करोगे तो सिर्फ आपको छोटे छोटे हवाले देने हैं, क्योंकि 4 से 5 टॉपिक्स हैं और आपको उन सबको अपने क्वेश्चन में बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड तो आप इन सबको लिख सकते हो। इलियट्स डिफेंस ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। तो इलियट ने डिफेंड कैसे किया? डिफेंड इसी तरह किया कि उसने बताया कि मेटाफिजिकल पोइट्री करना कोई बच्चों का काम नहीं है, बहुत यानी इसके लिए भी बहुत आपको महारत चाहिए होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप उसको लिख सको, क्योंकि हर इंसान तो नहीं इतना लायक होता कि आपको दो चीज़ों को इस तरह सामने ले आए कि आप यानी उसको बड़ी आसानी से समझ जाओ। नहीं, मेटाफिजिकल पोइट्स जो होते हैं उनको समझना भी उन्हीं लोगों का काम है जिनके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है। Compelling heterogeneous ideas into unity by operation of poet's mind in universal in poetry। यानी इस तरह दो चीज़ों को आपके सामने लेकर आए कि वो यूनिवर्सल अपील बन जाए, यानी वो पोइट्री ऐसी हो जाए कि अमर हो जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और उसमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो, यानी अगर वो आपको दो डिसिमिलर थिंग्स का आपस में ब्लेंड करके एक होल चीज़ पेश कर रहा है तो ज़रूरी है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि
उसके अंदर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी पाई जाए। अगर तो नहीं पाई जाएगी तो फिर वो एक कामयाब मेटाफिजिकल पोइट नहीं है। ग्रेट एलिजाबेथन एंड अर्ली जैकोबियंस, जो जैकोबियंस थे और एलिजाबेथन के जो थे मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे, उनको उसने एडमायर किया है कि हाँ, वो कहता है कि उसमें थी, उनमें यूनिफाइड सेंसिबिलिटी उनकी पोइट्री में पाई जाती थी। लेकिन साथ ही वो जब डिनाई करता है उन मेटाफिजिकल पोइट्स से जो कि जिनमें सेंसिबिलिटी नहीं पाई जाती थी, उनमें आ जाता है विक्टोरियन और रेस्टोरेशन, न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज वगैरह आ जाती है, क्योंकि वो उस अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट वो जो थे कामयाब नहीं हो पाए थे अपनी पोइट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी दिखाने में। ठीक है। सेंसिबिलिटी आ सिंथेटिक फैकल्टी विच कैन amalgamate through thought and feeling, यानी सेंसिबिलिटी ऐसी चीज़ है जो थॉट्स और फीलिंग्स को लेकर एक ऐसा आपके सामने ब्लेंड पेश करे कि उसके अंदर कंपैरिजन पाया जाए। मेटाफिजिकल पोइट्स possessed this faculty and were able to fuse dissimilar ideas into a single whole. यानी मेटाफिजिकल पोइट्स had capability to fuse वन थिंग फ्रॉम टू डिसिमिलर थिंग। ठीक है, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो दो मुख्तलिफ चीज़ों को फ्यूज़ करके एक ऐसा आपके सामने मवाद लेकर आते थे जो कि बहुत खूबसूरत लगता था और उनमें एक सेंस क्रिएट की गई होती थी थ्रू द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में देखते हैं क्या है। पोइट्स इन द 18th and 19th centuries लैक यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अच्छा, आपको ये भी बात बताते चलूँ कि टी.एस. एलियट ने यानी 16th और 17th सेंचुरी के पोइट्स को ज़्यादा पसंद किया, ना कि 18th और 19th सेंचुरी को, बल्कि उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि इनमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं पाई जाती थी, जबकि 16 और 17th सेंचुरी में पाई जाती थी। तो दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सेट इन 18th century poets, intellectuals, they thought but didn't feel, क्योंकि उन्होंने सोचा ना कि फ़ील किया, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। जो पीछे थे उन्होंने उन्हें करके दिखाया, जबकि 18th century के जो थे उन्होंने सिर्फ सोचा, यानी they thought but didn't feel, लेकिन उसको फ़ील नहीं किया। जब आप किसी चीज़ को फ़ील में ला कर लिखते हो तो वो चीज़ जो होती है और जो बग़ैर फ़ील की होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रोमांटिक, ये मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है कि रोमांटिक पोइट्स से विक्टोरियंस थे और रेस्टोरेशन पीरियड के जो पोइट्स थे वो, ये इन सब में लैक ऑफ सेंसिबिलिटी थी। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी स्टेटेड इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अब इम्पर्सनैलिटी में ये आ जाता है कि आपको पर्सनल हो के नहीं लिखनी पोइट्री। अगर आप किसी चीज़ को नापसंद कर रहे हो तो वो आपकी पोइट्री में नहीं नज़र आनी चाहिए। अगर पसंद कर रहे हो तो इतनी आपकी पोइट्री अबंडेंट नहीं होनी चाहिए कि उसकी तारीफ़ें ही आपकी पोइट्री में हों। रिजेक्टेड रोमांटिक सब्जेक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ पोइट्रिक क्रिएशन। उन्होंने यानी रोमांटिक सब्जेक्टिविस्ट को की थ्योरी को पोइट्री क्रिएशन पसंद नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट किया इस चीज़ को। स्पॉन्टेनियस, जिस तरह वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया था, उन्होंने रिजेक्ट किया था उसकी इस थ्योरी को, पसंद नहीं किया था। 2 aspects of impersonal theory, matter of tradition, creative process। अब देख लेते हैं सेंस ऑफ ट्रेडिशन। तो सेंस ऑफ ट्रेडिशन में ये आता है ओरिजिनलिटी ऑफ अ पोइट नॉट इन इन्वेस्टिंग एनीथिंग न्यू और डिफरिंग फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स। के ओरिजिनल पोइट जो है वो ये नहीं है कि अपनी जो इन्वेंशन करे, कुछ अपनी अलहदा से पोइट्री करे, वो बिल्कुल प्रीडिसेसर से डिफरेंट होके करे, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं है पोइट्री की। पोइट को अपने हिस्टोरिकल सेंस को क्रिएट करना चाहिए, प्रीडिसेसर्स की थ्योरीज़ को सामने रखकर, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को सामने रखकर फिर आगे पोइट्री करनी चाहिए। बिल्कुल अलग थ्रक इंडिविजुअल पोइट्री नहीं करनी चाहिए। ग्रेट यूरोपियन ट्रेडिशन फॉलोइंग
फ्रॉम होमर, शेक्सपियर एंड डांटे टू मॉडर्न टाइम्स। और वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता है होमर को, टी.एस. एलियट। वो कहता है कि होमर को पढ़ना चाहिए, शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, डांटे को पढ़ना चाहिए मॉडर्न टाइम्स में, तो फिर अपनी पोइट्री को क्रिएट करना चाहिए। इन सब पोइट को जो कि बहुत यानी अहमियत के हामिल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं अपनी, और इनके अंदर बहुत ऐसी बात थी जो उनका आज तक नाम है। और शेक्सपियर को तो कौन नहीं जानता। तो आप इनको बगैर पढ़े ही अगर अपनी तरफ से कोई पोइट्री लिखने लगोगे तो आपकी पोइट्री में ना तो वो खूबसूरती होगी और ना ही वो अहमियत होगी जो कि इन पोइट्स की थी। Poet should permit this great tradition to assert itself on his poem, यानी यही कि अपनी पोइम में इन ट्रेडिशन उसकी झलकनी चाहिए। पोइम शुड बी अ रिक्रिएशन एंड अ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट हिज प्रीडिसेसर्स हैव क्रिएटेड। आपकी पोइट्री में वो सारी बातें झलकनी चाहिए जो कि प्रीडिसेसर्स की पोइट्री में झलकती थी। आपको अगर मैसेज देना है कोई, तो आप उनका तरीका तो समझ लो कैसे करना है। आपने पेपर देना है और आपने 5 ईयर ओल्ड पेपर को देखा ही नहीं, तो यानी आपको यही नहीं पता कि पेपर पैटर्न का क्या है, तो आप पेपर को कैसे अडॉप्ट करोगे, पेपर को कैसे यानी सॉल्व करोगे। ये मिसाल अपने जहन में रखिए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? डिस्ट्रस्ट नोवेलिटी, ओरिजिनलिटी और डिस्करेज इंडिविजुअल अटैम्प्ट्स। यानी उन्होंने डिस्करेज किया था ऐसे पोइट्स को जो कि सिर्फ अपनी इंडिविजुअल पोइट्री करते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशंस को निगलेक्ट करके, उनको उन्होंने डिस्करेज किया। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशन सेंस, और साथ साथ ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए जो उन्होंने अपने यानी अपनी राय सामने रखी, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाया कि जब ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते हो तो उसका क्या पॉजिटिव इमेज पड़ता है आपकी पोइट्री पर। Poets should have a sense of the history of poetry, awareness to the presentness of the past. Poet surrenders his personality to the superior authority of traditions. Literature, not self-expressions but self-surrender, progress of an artist, a continued एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा, अब यहाँ इसमें वो पोइट आपको टी.एस. एलियट आपको बताना चाह रहा है कि एक पोइट को सरेंडर करना चाहिए अपनी हिस्ट्री के आगे, अपनी ट्रेडिशंस के आगे। उसको अपने अंदर ही ये नहीं सोचना चाहिए कि वो परफेक्ट है और वो सबसे अच्छा लिख सकता है। जब तक वो अपने ट्रेडिशंस को, कल्चर को, प्रीडिसेसर्स को, डेड पोइट्स को फॉलो नहीं करता, तो वो अपनी बात को अच्छे तरीके से आपके सामने लाने का हकदार है ही नहीं। जब आप अपने बड़ों का अदब ही नहीं करोगे, आप उनकी बातों को गौर से सुनोगे नहीं, अपनी ही सिर्फ मारी जाओगे, तो वो फिर आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। तो फिर आपको यानी आप उतने लाइक हो पाओगे? नहीं, क्योंकि जो हम लोगों के प्रीडिसेसर्स होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए होते हैं लाइफ से, इसीलिए उनकी बातों में इतनी अहमियत होती है और दम होता है। तो जब आप उनकी बात मान कर चलते हो तो फिर 2 चीज़ें आप लेकर चलते हो, एक उनके अपने एक्सपीरियंसेस और फिर उनके एक्सपीरियंस और फिर आपके अपने एक्सपीरियंसेस। तो दोनों चीज़ें जब मिलती हैं ना, तब कुछ ज़बरदस्त क्रिएशन होती है। पोइट्स माइंड ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेंसेशन एंड थॉट्स। पोइट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। एक जो पोइट होता है ना, उसको कहते हैं ना वेट्स, ग्रीक और रोमन में वेट्स और क्रिएटर कहते हैं। तो उसके दिमाग में बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं, कोई एक आधी बात नहीं होती, उसके अंदर सेंसेशन चल रही होती है थॉट्स की, और कुछ ऐसी बातें जो एक आम दिमाग नहीं सोच सकता। Receptacle of different feelings combined and fused into a new whole by the creative mind। यानी कुछ ऐसा अपने उसके पोइट जो होता है वो बड़ा क्रिएटर होता है, एक उसके अंदर क्रिएटिव प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। वो कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे अल्फाजों को, आम अल्फाजों को ऐसे गोल्डन करके, उनको पेंट करके आपके सामने लाता है, और इस तरह राइम स्कीम क्रिएट करता है, और इस तरह प्रोस भी अगर लिखता है तो इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि वो आपके दिल में घर कर जाती है। इस तरह की होनी चाहिए पोइट्री। refutes Wordsworth's definition, poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling। मैंने आपको भी पीछे ही बताया कि उसने वर्ड्सवर्थ की इस डेफिनेशन को डिनाई किया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पोइट्री है वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो नहीं है पावरफुल फीलिंग्स का, कि जो आपके दिल में आ रहा है आप उसको लिखते जाओ, बल्कि आपकी पोइट्री में ट्रेडिशन की झलक दिखनी चाहिए।
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है कि कुछ ऐसे यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऐसी है कि आपस में चीज़ों का कंपैरिजन ना होना, जैसे कि आप देख रहे हो कि दो लोग आपस में यानी रोमांस चल रहा है और पीछे आपको गुर्बत दिखाई जा रही है और किसी का एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी दिखाई जा रही है और सामने प्यार मोहब्बत के गाने चल रहे हैं, तो क्या आपको वो चीज़ बेहतर लगेगी? आपको अजीब लगेगा, आप यानी सोचोगे कि यार ये क्या है, ये हो क्या रहा है। तो आपको जब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो किसी काम में तो वो होती है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है। तो इसी तरह जब चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं कि अगर तो हॉरर मूवी आप देख रहे हो तो साथ आपको सारे ऑब्जेक्ट उसके साथ कोरिलेट करते दिखाई देंगे। पीछे आपको डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, आपको कुछ ऐसे इमेजेस सामने लाए जाएंगे जैसे ब्लड है और कुछ अजीब से जिन्नात वगैरह, तो आपको डर लगेगा। रात का टाइम है, अंधेरा है, अगर वही चीज़ आप दिन में देखोगे तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरह जब ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोरिलेशन दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसी तरह उन्होंने टी.एस. एलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो उन्होंने 1919 में लिखा, उसमें उन्होंने दिखाया कि वो उसको उन्होंने कहा कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है। शेक्सपियर को यार उन्होंने कर दिया, क्रिटिसाइज़ कर दिया, इसीलिए तो टी.एस. एलियट का नाम है। कि लोगों ने फिर पहले तो बड़ी तारीफ़ हुई हैमलेट हैमलेट हैमलेट, जब क्रिटिसाइज़ किया टी.एस. एलियट ने तो उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया ये सोचने पे कि हाँ इसमें वाकई आर्टिस्टिक फेलियर है, इसमें तो सेंस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है ही नहीं। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज़ द क्वेश्चन कि करूं या ना करूं, कुछ मैच बन ही नहीं रहा आपस में, एक डिसीजन कर ही नहीं पा रहा हैमलेट। तो ये जो था वो उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया, फिर भी पढ़ देती हूँ। फ्रॉम द ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द ओनली वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शेल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशंस। ठीक है, इमोशंस को यानी आपस में एसिमिलेट होना चाहिए। इमोशन रिएक्शन डजंट गेट stimulated from one particular object, image or word. It originates in the combination of these when they appear together. ठीक है, जब भी आपस में उनको मिलाया जाए तो उनके अंदर कोरिलेशन बननी चाहिए, अगर तो नहीं बनती तो वो एक आर्टिस्टिक फेलियर होगा। प्रेफरेंस फॉर स्पोकन लैंग्वेज, अच्छा उन्होंने यानी मिल्टन और ड्रैडन को किया था ना, कंडेम किया था। उन्होंने कहा था कि इनकी लैंग्वेज तो बड़ी परफेक्ट है। आपको पता है कि मिल्टन ने रोमन और ग्रीक में पढ़ रखी थी, होमर और विल्जर को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ था और उनकी बड़ी ग्रिप थी लैंग्वेज पे। तो वो कहते हैं लैंग्वेज तो अच्छी है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके काम में कोई सोल नहीं नज़र आती, तो इसीलिए वो उसने उनको डिनाई किया, उनको कंडेम किया, क्रिटिसाइज़ किया। Poetry should approximate to the spoken language during the poet's lifetime, not in favor of colloquialism, admires Dante's language, advocates prosaic style in poetry, rejects poetic style in prose. अच्छा जी, यानी प्रोस में पोइटिक स्टाइल को वो रद्द करते हैं और कहते हैं कि प्रोस जो है प्रोस के स्टाइल में ही लिखी जानी चाहिए, और एडवोकेट करते हैं वो यानी साथ देते हैं प्रोसेक स्टाइल पोइट्री में, और डांटे की लैंग्वेज को एडमायर भी करते हैं, और नॉट इन फेवर ऑफ कॉल्यूकलिज्म यानी कॉल्यूकल डिक्शन को वो मेरे ख्याल से के फेवर में नहीं है, और पोइट्री शुड अप्रॉक्सीमेट टू द स्पोकन लैंग्वेज ड्यूरिंग द पोइट्स लाइफ टाइम, यानी पोइट्री को जो है यानी उस हिसाब से होनी चाहिए जो पोइट की लाइफ टाइम में स्पोकन लैंग्वेज उसकी होनी चाहिए, यानी इतने जो पोइट्री है उसको इस तरह का होना चाहिए कि ऑडियंस को समझ आ जाए, और जो लैंग्वेज है उसको एसिमिलेट करना चाहिए। क्योंकि मिल्टन की जो लैंग्वेज थी ड्रैडन की बड़ी टफ़ थी, तो जो उन्होंने अपने काम को टफ़ बनाया कि मे बी उनको एडमायर किया जाए, लेकिन ना समझ आने वाली, लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। तो जो पोइट की लैंग्वेज है उसको इस तरह का होना, देखें आप अच्छे अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इतनी उनकी वो हो कि कम से कम आपका जो मैसेज है वो कन्वे तो हो जाए, आपको समझ ही ना आए तो फिर कैसी पोइट्री होगी वो। डिफेक्ट्स एज अ क्रिटिक, ठीक है, रिलीजियस एटीट्यूड एंड क्रिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स, और यानी उनका रिलीजियस एटीट्यूड था क्रिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स में, और पर्सनल एंड रिलीजियस प्रेजुडिस, अटैक ऑफ मिल्टन एंड शेले एक्सपोजेस हिज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मैंने आपको जैसे अभी बताया, एलिमेंट्स ऑफ डिडैक्सिज्म।
डिडैक्टिज्म। कंक्लूजन में जी देख लेते हैं, इलियट्स क्रिटिकल टेंस इन वैल्यूएबल एड्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। आपको कंक्लूजन में जब आप एज अ क्रिटिक कंक्लूड करोगे उसको, तो आप उसको ये कंक्लूड करोगे कि टी.एस. एलियट जो था वो बेहतरीन क्रिटिक था, यानी मॉडर्न एज का, और उसमें यानी क्रिटिसिज्म को लेकर उसमें वो हर खूबी थी जो कि एक प्रॉपर क्रिटिक में होनी चाहिए। वो ये नहीं कहता था कि सिर्फ आप गलत चीज़ों को सामने लाओ, अच्छी चीज़ों को भी सामने लाओ, और एक क्रिटिक को ऐसा होना चाहिए कि वो आपको इन्फॉर्म करे, ना कि जज करे। ये यानी सारी बातें आपको एज अ क्रिटिक, तो ये सारी बातें उसी क्रिटिक में होंगी ना जो एक प्योर क्रिटिक है, जो कि आपको जज नहीं करना चाहता बल्कि आपको इन्फॉर्म करना चाहता है। इन ऑब्जेक्टिविटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड इलियट रिजेंबल्स एरिस्टोटल। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इलियट जो है वो अपनी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक अप्रोच में एरिस्टोटल के साथ यानी उसको सिमिलेट किया जाता है, रिजेंबल किया जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म ग्रेटली एंडप्टेड टू टी.एस. एलियट। और जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसको यानी टी.एस. एलियट के साथ जोड़ा जाता है कि टी.एस. एलियट की तरह ही क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसने अपना क्रिटिसिज्म में इतना नाम पैदा किया है और इतना उसका ज़बरदस्त वर्क रहा है क्रिटिसिज्म को लेकर कि अभी तक उसको फॉलो किया जा रहा है और शायद किया जाता रहेगा। थैंक यू गाइस। मेरे ख्याल से एज अ क्रिटिक जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं आपको पसंद आए होंगे, और फिर से आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि आपको क्रिटिक के क्वेश्चंस में क्या क्या कुछ लिखना है। आपको बताना है मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में। फिर आपको बताना है कि उन्होंने एडमायर भी किया मेटाफिज़िकल पोइट्स को और डिस्करेज भी किया। डिस्करेज उन्हें किया जिनमें सेंसिबिलिटी की कमी थी, और एडमायर उन्हें किया जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को फॉलो किया। और जितने भी बाकी पॉइंट्स जिस तरह इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, ट्रेडिशन वगैरह, ये सब आपको पॉइंट्स अपने एज अ क्रिटिक के क्वेश्चन में रखने हैं मिसालों के साथ कि इस तरह उसने डिफ़ाइन किया इन सब चीज़ों को। और उस टी.एस. एलियट का यानी इस तरह के क्रिटिक थे जो जज नहीं करना चाहते थे बल्कि इन्फॉर्म और एजुकेट करना चाहते थे। Hope you learned something from this video guys, so please forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds in order to get more interesting videos regarding your subjects and literature. Thank you, take care, Allah Hafiz.